Assalamu alaikum students. Today we are going to start our fifth lecture, which is on learning theories. Here in this lecture we will discuss three theories. First of all, we are going to discuss behaviorism, then social learning theory, and after that Piaget cognitive developmental theory we will see. Here are the learning outcomes, and I'm going to start with the definition of learning. That first of all you should know that what is meant by the learning, and it is a persisting change in human performance or performance potential which can be brought about as a result of learners interaction with the environment. ठीक है, आपने देखा कि मैंने इस चेंज का जो वर्ड है उसको हाईलाइट किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है. इट मीन्स के लर्निंग जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर लर्निंग जो है वो हमारी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो चेंज आना है और वो चेंज मुस्तकिल हो, तो देन हम कहते हैं कि लर्निंग हुई है. और लर्निंग कैसे होती है? जब आपका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं और आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. ठीक है, और उस सीखने को अमल को आप हमेशा अपने किरदार का हिस्सा बना लेते हैं. तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली लर्निंग. द relatively permanent change in a person's knowledge or behavior due to experience. ठीक है, मोस्ट फेमस डेफिनेशन है इसकी कि परमानेंट चेंज है इंसान के नॉलेज और बिहेवियर में, और वही बात कि जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच वी हैव और हैड इन आवर लाइफ. ऑलराइट, लर्निंग थ्योरी में सबसे पहली बात जो तो हमें देखने की लर्निंग थ्योरी में सबसे पहली बात जो हमें देखनी है वो ये है कि हाउ डू पीपल लर्न बेसिकली. ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को नहीं इल्म होता इस बात का, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे तीन तरह की थेरीज की रोशनी में, और हमें पता चलेगा कि इंसान जो है वो किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुज़रता है, तो देन उनकी जो लर्निंग है वो होती है और वो परसिस्टेंट भी होती है और परमानेंट भी होती है. ऑलराइट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वी आर गोइंग टू डिस्कस बिहेवियरिज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड देन कॉग्निटिविज्म. सो व्हाट इज बिहेवियरिज्म? बेसिकली बिहेवियरिज्म का जो काम था या जो ये थ्योरी थी, दैट वाज ओरिजिनेटेड विद द वर्क ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट J.B. Watson. और in 1913 Watson published an article which was known as the Behaviorist Manifesto. The Behaviorist Manifesto. और इस आर्टिकल में उन्होंने आर्ग्यू ये किया था और पॉइंट ऑफ व्यू ये पेश किया था कि साइकोलॉजी शुड बी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, कि साइकोलॉजी को इंसान का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहिए इंस्टेड ऑफ के स्टडिंग ह्यूमन माइंड. ठीक है, और इसीलिए उन्होंने बिहेवियर को चूंकि फोकस करने की कोशिश की थी, इसीलिए उन्होंने अपना जो थ्योरी का नेम है वो भी बिहेवियरिज्म के नाम से रखा. ऑलराइट, according to behaviorism, learning is a relatively enduring change in observable behavior that results from experience. ठीक है, कि अब जितनी भी बात आप देखेंगे इस थ्योरी में, उसका फोकस जो है वो बिहेवियर पर होगा, चेंजेस पर होगा, और इंसान के बिहेवियर में चेंज जो है वो किस चीज़ की बेस पर आता है? उन एक्सपीरियंसेस की बेस पर जो वो फेस कर रहा होता है विद इन देयर लाइफ. अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट्स, चेंज इन पीपल्स मेंटल स्टेट्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्टिवली. ऐसा ही है ना कि मैं ये तो नहीं पता चला सकती ना कि मेरे सामने अगर कोई बंदा बैठा है तो वो क्या सोच रहा है और किस तरह से मेरे बारे में उसकी परसेप्शन है. मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं जान सकती अनटिल और अनलेस कि जो वो शो करवाएगा इन द फॉर्म ऑफ हिज बिहेवियर. ठीक है, इसी तरह से जो इंसान के दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं हम उनको कभी भी ऑब्जेक्टिव वे में मेजर नहीं कर सकते. और बिहेवियरिस्ट्स ने भी यही क्लेम किया कि
The only scientific evidence for learning was the observable changes in behavior. ठीक है, साइंटिफिकली हम जिस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो सिर्फ वो बिहेवियर है जिसको ऑब्जर्व करके आप उसको देख सकते हैं कि आइदर दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और किस तरह का है. Consequently, they didn't consider changes in people's thought or beliefs in their definition of learning. So behaviorists ने thought और beliefs के हवाले से या उससे लिंक्ड जो भी बातें थी, जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे, उनको डिस्कस बिल्कुल नहीं किया. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस इस बात पर किया है कि जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ मैयर की जा सकती है, जिसको देखा जा सकता है, दैट इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियरिज्म. ऑल राइट. The focus on behavior and neglecting mental processes directed behaviorists to use animals other than humans in the research. ठीक है, सो उसके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए वो जानवरों पर किए इंस्टेड ऑफ ह्यूमंस. और behaviorists assume that the learning principles derived from observing changes in animal behavior and that would apply to the humans, and even when humans were not the subject of their experiments. ठीक है, तो they were basically supposing that के जो जानवरों का रद्द-ए-अमल होगा किसी भी सिचुएशन को के अंदर उनको डालने के बाद, इंसानों का रद्द-ए-अमल भी वैसा ही होगा. जो रिजल्ट्स उनसे हमें अखज़ होंगे, वही रिजल्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं इंसानों के ऊपर भी. और यही जो पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, इसको बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप स्टडी तो किसी और चीज़ पर कर रहे हैं और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जो उसके कंक्लूजन्स हैं, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किसी और चीज़ पर कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. ठीक है जी. बिहेवियरिज्म में दो तरह के बिहेवियर्स हैं जिनको मैयर किया जाता है. पहला जो है वो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, विच वाज गिवन बाय पावलोव, और ऑपरेंट कंडीशनिंग विच वाज गिवन बाय स्किनर. अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि यहाँ पर बहुत लिमिटेड सा और बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया है इन थेरीज़ का. लाइक बिहेवियरिज्म पे तो ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया, क्योंकि आप इन तमाम थेरीज़ को ऑलरेडी एक कोर्स में पढ़ चुके हैं. सो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए और इसको गो थ्रू करने के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ऑल राइट. क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है जी? कि बिहेवियरिस्ट्स का कहना है कि इंडिविजुअल लर्न बाय एसोसिएशन, पेयरिंग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज टू न्यू स्टिमुला. के चूंकि उन्होंने ये स्टडी जानवरों पर की थी ना, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने कहा कि हम जब जानवरों को एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं जहाँ पर वो चीज़ों के साथ रिलेशनशिप्स और उनका जो एसोसिएशन है, जो ताल्लुक़ है, उसको सीखते हैं, और उसके बाद उस ताल्लुक़ के कायम होने के बाद ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो काफ़ी फेमस है, जो आपने डॉग वाली, और फिर फूड उसको जो दिया जाता है और उसके बाद स्लाइवेशन का प्रोसेस, और उसको जो स्टडी किया था और उसने अपनी जो रिजल्ट्स दिए थे वो आपने पढ़ा ही होगा. सो दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल कंडीशनिंग. और इनका मेन पॉइंट ये है कि अ स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू गेट अ रिस्पॉन्स. ठीक है, अब क्या किया जाता था कि डॉग को फूड दिया जाता था, और देन अच्छा, क्या किया जाता था कि डॉग को पहले बेल बजाई जाती थी और उसके बाद फूड दिया जाता था, और इस तरह से जो रिलेशनशिप है स्टिमुलस का, पहले स्टिमुलस क्या था? फूड, और अब जो है वो स्टिमुलस चेंज हो गया बेल के साथ, कि बेल के बजाने पर ही डॉग ने स्लाइवेशन करना शुरू कर दी. सो दैट वाज द बेसिकली एसोसिएशन जो उन्होंने डेवलप किया थ्रू द लर्निंग. ठीक है जी. और वो ये कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस प्रेजेंटेशन है दो इवेंट्स की.
ठीक है, एक तरफ स्टिमुलस दिया जाता है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स जो है वो आपके सामने जाहिर हो जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग को आप इस एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं कि सबसे पहले स्टिमुलस दिया जाता था फूड, और अनकंडीशनड स्टिमुलस था वो, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स डेवलप हुआ, दैट वाज स्लाइवेशन। ठीक है, कि डॉग जो है वो जैसे ही फूड को देखता था तो क्या हुआ कि स्लाइवेशन होना शुरू हो जाती थी और उसको खाना दे दिया जाता था। देन क्या किया गया कि कंडीशनड स्टिमुलस को देन क्या किया गया कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था उसको कंडीशनड स्टिमुलस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अब वो कंडीशनड स्टिमुलस वाज बेल। ठीक है, कि शुरू में तो डॉग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये बेल क्यों बजाई जा रही है, लेकिन जब एक प्रैक्टिस रिपीटेडली दोहराई गई तो देन उसे अंदाजा हुआ, और देन ही लर्न के बेल के बजाने पर उसे फूड मिलती है। सो एट द एंड क्या हुआ कि बेल के बजाने पर ही कंडीशन रिस्पॉन्स हमें अचीव होना शुरू हो गया, दैट वाज स्लाइवेशन। ऑलराइट, सो व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग? दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ एनिमल लर्न टू ऑपरेट ऑन देयर एनवायरमेंट। ठीक है, ये भी चूंकि स्टडी और एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो एनिमल्स पर किए गए थे, सो दैट्स वाई कि किस तरह से एक जानवर किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट करता है, और ट्रायल एंड एरर का जो फिनोमेना है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, और काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद उसको एक कामयाब कोशिश करने को मिलती है और देन उसको रिवॉर्ड मिलता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। द रिस्पॉन्स इज मेड फर्स्ट एंड देन रीइंफोर्समेंट फॉलोज, के पहले उसको कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ती है और एंड पे उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है। रीइंफोर्समेंट क्या है? दैट इज रिवॉर्ड या फूड, ठीक है, जो उस जानवर को दिया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच अ बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन इट्स फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट। अब अगर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो देन ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि उसे खाना मिलेगा इस काम के करने पर, ठीक है, या इस एक्शन के करने पर। देन and when it's followed by and weakened, और यही रिस्पॉन्स या यही जो बिहेवियर है वो वीक होना शुरू हो जाता है जब पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब फर्ज करें कि, बल्कि फ़र्ज़ क्या करना है, इसमें जो स्किनर था उसने स्किनर बॉक्स बनाया था जिसमें उसने बिल्ली को बंद कर दिया, और जिसमें उसने चूहे को बंद कर दिया, और देन क्या किया कि डिफरेंट अच्छा, इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए स्किनर ने स्किनर बॉक्स का इस्तेमाल किया, और स्किनर बॉक्स में एक जगह लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से दरवाज़ा खुल जाता था, और देन क्या होता था कि फूड जो उस पिंजरे के बाहर पड़ी होती थी वो उस जानवर को दे दी जाती थी। तो क्या किया गया कि रिपीटेडली जब उस जानवर ने देखा कि उसे कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा और वो भूखा भी था और उसे खाना भी चाहिए था, और अचानक उसका पाँव जो है वो पड़ जाता है उस लीवर के ऊपर, और लीवर दबने से दरवाज़ा खुल जाता है। सो जब यही प्रैक्टिस बार बार दोहराई गई तो उस जानवर ने ये सीख लिया कि इस एक अमल के करने से उसे ये खाना मिल जाता है और ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। सो क्या हुआ कि जो इधर उधर की हरकतें वो कर रहा था वो वीक हो गई, और उसने फोकस किस बात पर किया? उस रीइंफोर्समेंट वाले एक्ट के ऊपर कि जिसके ऊपर उसे रिवॉर्ड मिला। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन सिंपल आइडिया दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो, एंड व्हेन यू आर रीइंफोर्स्ड फॉर डूइंग समथिंग यू आर मोर लाइकली टू डू इट अगेन। ठीक है, कि अगर आपको एक काम के करने पर रिवॉर्ड मिलता है तो देन ऑब्वियसली आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और आप दोबारा वही काम करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से जो बिहेवियर है रिपीटेडली चलता रहता है। व्हेन यू आर पनिश्ड फॉर डूइंग समथिंग एंड देन यू आर लेस लाइकली टू डू इट अगेन। ठीक है,
अब ये जो बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसको क्लासरूम के अंदर किस तरह से देखा जा सकता है कि रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, छोटे लेवल पर ये ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि अगर एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया तो आप उसे शाबाश दें, आप उनको चॉकलेट दे सकते हैं, आप उनको जस्ट वर्बल मोटिवेटेड, उनको वर्बल मोटिवेशन के वर्बल अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं कि जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो सके. सो दूसरी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट लर्निंग रेस्ट स्क्वेयरली विद द टीचर. ठीक है कि स्टूडेंट की लर्निंग बेसिकली डिपेंड करती है टीचर के ऊपर कि हाउ ही और शी इज़ प्लानिंग द थिंग्स और प्लानिंग द एक्टिविटीज़ विच विल बी कैरिड आउट इन क्लासरूम एनवायरनमेंट. ठीक है, और लेक्चर बेस्ड होते हैं. इस तरह के बिहेवियरिज्म का अगर की फ़िलॉसफी को अगर फॉलो करते हुए कोई क्लासरूम डेवलप होगा तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो लेक्चर बेस्ड होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम्स होंगे जिसमें गलतियां करने की गुंजाइश कम से कम रखी जाएगी, और अगर कोई गलती करेगा तो देन उसको पनिशमेंट दी जाएगी, और अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा. सो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इस क्लासरूम में. ठीक हो गया. क्रिटिसिज्म जो इस थ्योरी पर हुआ दैट वाज मेंशन्ड हियर, दैट इज मेंशन्ड हियर. फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये थ्योरी जो है वो डजंट अकाउंट फॉर प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन द माइंड दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, उन्होंने माइंड को बिल्कुल एब्सोल्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और जस्ट उन चीज़ों को देखा कि जो ऑब्जर्व की जा सकती हैं. ठीक है. एडवोकेट्स फॉर पैसिव स्टूडेंट लर्निंग इन अ टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट. तो ऑब्वियसली अगर लेक्चर बेस्ड है तो उसमें तो स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो बहुत ही पैसिव हो जाएगी ना. स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, स्टूडेंट को आज़ादी नहीं होगी कि वो कुछ अपनी मर्जी से कर सके. और दूसरी बात ये, तीसरी बात जो थी वो ये थी कि वन साइज फिट्स ऑल. तो ये चीज़ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है कि आप एक ही तरह का एनवायरनमेंट और एक ही तरह की सिचुएशन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर या तमाम किस्म के क्लासरूम्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें और वो आपको वही रिजल्ट्स दे जो किसी एक सिचुएशन में अच्छे आए थे. ज़रूरी नहीं है. ठीक है. सो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो एक साइज है, जो हमें एक पैराडाइम दिया गया है, ये तमाम किस्म के क्लासरूम्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है. नॉलेज जो है वो इट्स सेल्फ इज गिवन एंड एब्सोल्यूट. ठीक है, और खुद से दिया जाता है और वही जो है वो एब्सोल्यूट समझा जाता है कि इससे हट के तो कुछ होना ही नहीं. ठीक है, जो चीज़ टीचर ने पढ़ा दी दैट इज इनफ. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड टीचर प्रूफिंग. प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्यों है? क्योंकि वेल प्लान्ड है. पहले से टीचर डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ अपने क्लासरूम के अंदर लेकर चलनी है, और उन एक्टिविटीज़ के बाउंड्रीज में रहते हुए काम चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होता है. सो दिस इज़ द बेसिक क्रिटिसिज्म विच वाज डन ऑन द behaviorism theory.